प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि वो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान साफ इशारा करता है कि ट्रेड डील में अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। तो फिर भारत करेगा क्या? भारत के पास जोखिम लेने की कितनी क्षमता है? एक सवाल और, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना गहरा दोस्त बताने वाले ट्रंप भारत के खिलाफ अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्या इसके पीछे सिर्फ व्यापार घाटे को खत्म करना एक मकसद है? क्या इसके पीछे भारत की ओर से रूस से तेल खरीदना ही की वजह है? मुझे नहीं लगता। क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है क्या जिसे ट्रंप ने अभी तक खुलकर जग जाहिर नहीं किया हो? आवाज अड्डा में आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अंकल सैम यानी अमेरिका की ट्रंप सरकार को ये भारत का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दो टूक संदेश। भारत ना किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही भारत ब्राजील के साथ दुनिया में 50% के साथ सबसे अधिक अमेरिकी टैरिफ की सूची में पहले स्पॉट पर है। लेकिन पीएम मोदी ने कह दिया है कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से भारत कभी समझौता नहीं करेगा। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो ट्रेड वॉर शुरू किया है और जिस तरीके से भारत को उन्होंने लपेटा है, उससे अब वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। ब्रिक्स ब्लॉक भी ट्रंप के ट्रेड वॉर के खिलाफ एक मंच की तरह उभरता दिख रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत को लेकर अपने तेवर बदल रहे हैं, तो रूस ने भारत के साथ रिश्तों की डोर और मजबूत करने की बात कही है। जल्द ही रूसी प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. दरअसल अमेरिका ने जिस तरह से भारत को निशाने पर लिया है, उससे विपक्ष भी मोदी सरकार से तमाम मतभेदों के बाद भी ट्रंप की ब्लैकमेलिंग के खिलाफ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी। फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे। शायद कहीं यही बात तो नहीं है। भारत हो या चीन या फिर रूस या ब्राजील, हाल में जिस तरह से ट्रंप ने ट्रेड वॉर के तहत बड़े फैसले किए हैं, उससे दुनिया में असमंजस बहुत बढ़ा है। ऐसे में अब ट्रंप और अमेरिका की काट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। चीन, रूस और भारत की गोलबंदी की बात तेजी से जोर पकड़ रही है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप के ट्रेड वॉर के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा? क्या भारत, चीन और रूस अपने मतभेदों को बुलाकर त्रिशक्ति का नया समीकरण बना पाएंगे, या फिर ट्रंप अपने टैरिफ पॉलिसी को बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक समझकर जल्द दूसरे बड़े फैसले कर सकते हैं? ऐसे माहौल में भारत का सही और सुरक्षित कदम क्या हो? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका कोई एक लाइन में सीधा जवाब दे नहीं सकता है,
क्योंकि बड़ी तेज़ी से घटनाक्रम बदलते हैं। हम सो करके उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी होती हैं, सोने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब तक बदल चुकी होती हैं। तो आज इन सारे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल आज है। 2 पूर्व डिप्लोमेट हैं जो अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और काफ़ी गहरा अनुभव रखते हैं। इसमें से एम्बेसडर प्रभु दयाल और एम्बेसडर वीना सिकरी जी हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ पूर्व IAS ऑफिसर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट थॉमस मैथ्यू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर पर असर पड़ने वाला है वो एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन FIO के CEO अजय सहाय साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं जो पूरे इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पे बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आज वीना मैम आपसे करना चाहूँगा कि मुझे ये समझना है कि ठीक है, बात शुरू हुई कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में हैं इंडिया के साथ, हम ड्यूटी लगाएंगे, ड्यूटी पे हम लोग डील करेंगे, बातचीत करेंगे, ड्यूटी एक समान होना चाहिए। लेकिन रेसिप्रोकल ड्यूटी से बात निकलकर यहाँ तक पहुँच गई, इसकी उम्मीद या फिर इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मामला ट्रेड डेफिसिट का है या फिर कुछ और है जो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि ये ट्रेड डेफिसिट का मामला है ही नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से तय किया है कि वो टैरिफ्स का वेपन यूज करेंगे। वेपनाइजिंग ऑफ ट्रेड का उन्होंने सोचा है कि जो वो चाहते हैं हर एक देश के साथ, वो टैरिफ को वेपन्स बना के यूज करेंगे और उस कंट्री पे दबाव डालेंगे। मुझे तो लगता है कि ये सारा मामला जो है, सबसे बड़ी चीज जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, समझौता चीन के साथ। ये सारा मामला जो है ये चीन की वजह से हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड टॉक्स चीन के साथ चल रहे हैं, उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बातचीत कर रहे हैं। सुना है कि ट्रेड डील बहुत नजदीक आ रही है और जैसे ट्रेड डील हो जाएगी, प्रेसिडेंट ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में समिट मीटिंग होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं चीन को कि वो हर एक देश के साथ मनचाही कर सकते हैं, उनका कंट्रोल है दूसरे देशों के साथ। आपने देखा है वो दिखाना चाहते हैं चीन को कि पाकिस्तान का कार्ड अमेरिका के पास है, चीन के पास नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश का कार्ड अमेरिका के पास है, चीन के पास नहीं है। इवन म्यांमार के साथ वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे इंडिविजुअल लीडर्स पर, वो हटा दिए हैं दिखाने के लिए। और भारत के साथ भी ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम तो भारत के साथ हमारे रिश्ते इतने नजदीक नहीं है, हम तो जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही रवैया अपनाया है। भारत ने कहा है कि हम डबल स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अमेरिका ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, वो उनसे फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, टाइटेनियम, पलेडियम, यूरेनियम खरीद रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, कई गुना ज्यादा तेल और गैस वो रशिया से ले रहे हैं भारत के कंपैरिजन में। और फिर भी टैरिफ्स, डबल टैरिफ, पेनल्टी टैरिफ 25% का सिर्फ भारत पे लग रहा है। लेकिन भारत ने ये बहुत ही डिग्निफाइड तरीके में कहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि हमारे फिशरमैन, हमारे फार्मर्स, हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उस पे मैं आऊंगा। मेरा सवाल एक और, हाँ, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन एक सवाल और आपसे है कि आपने जिस तरीके से इसको ये एक्सप्लेन किया कि ये चीन के साथ पूरा मामला है, चीन को दिखाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, तो क्या स्थिति इस हद तक कर सकते हैं कि भारत के साथ 25 साल के पुराने रिश्ते को बिगाड़ लें, या फिर ये कहा जाए कि चीन से जैसे ही सारा कुछ सेटल हो जाएगा फिर वापस भारत के साथ पुराने कारोबारी रिश्ते बहाल हो जाएंगे? ये कहना सही होगा? मैं कहती हूं कि शायद अगर उनके मन में ये ख्याल है कि पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हिस्सा जो इसका है वो है ट्रस्ट फैक्टर। क्योंकि एक बार ऐसा रवैया हुआ है भारत और यूएसए के बीच, और ये ट्रेड को ऐसे फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंक रहे हैं, ना तो भारत के साथ, अन्य देशों के साथ भी। तो इसलिए वो ट्रस्ट जो है, जो बहुत जरूरी है, ना ही लीडरान के बीच और पीपल टू पीपल के बीच, वो ट्रस्ट फैक्टर दोबारा लाना संभव होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारत का काम और कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ है। और हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने भी पूरा शट ऑफ किया है, वो तो सोचते ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है। 50% का टैरिफ,
स्टॉक जितना शौक लोग अनुमान लगाते हैं वो शौक स्टॉक मार्केट दिखाता नहीं है। ये भारत की स्ट्रेटजी जो अभी है और आगे क्या होनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूं, जिसकी शुरुआत आपने वीना मैम किया है। लेकिन इससे पहले प्रभु दयाल साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको भी क्या लगता है कि सारा मामला चीन सेंट्रिक है या फिर कुछ और है जो ट्रम्प साहब बता नहीं रहे हैं? लक्ष्मण जी, अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार में आप अभी यूएस में कि आगे वापस? नहीं, मैं यही हूँ। ट्रम्प साहब जिस तरह से दुनिया को देखते हैं उसमें उनके अपने इंटरेस्ट सबसे ऊपर होते हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके लिए देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। परमानेंट एनिमीज क्यों? देखिए, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ट्वीट किया था 2018 की जनवरी में, फर्स्ट ट्वीट ऑफ द न्यू ईयर, कि अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए एड में, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ लाइज और डिसीट दी, झूठ और फरेब। अब आप वो पाकिस्तान के लिए दूसरी ही धुन गा रहे हैं। तो उनके लिए सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट ऊपर है। अब पाकिस्तान में उनको क्या इंटरेस्ट है सबको पता है कि उनके पर्सनल बिजनेस फर्म जो है, जो उनके फैमिली चलाती है, उसके वहां पर क्रिप्टो करेंसी के इंटरेस्ट है, मिनरल माइनिंग में उनका इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती दिखा रहे हैं। अब भारत जो है उसके बारे में उन्होंने जिस तरह की भद्दी बातें कही हैं, भारत के टैरिफ्स को ऑब्नॉक्शियस कहा है, भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है, तो वो ये भूल गए हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भारत, और अब चौथी होने की तरफ बढ़ रहा है। तो ट्रम्प साहब जो है वो ये दिखा देते हैं कि रिश्ते बनाने में भले ही दशक लग जाएं, लेकिन उन्हें बिगाड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगता। देखिए, आपने जैसा खुद कहा, इसी साल फरवरी में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन के दौरे पर गए थे, तो ट्रम्प ने उन्हें अपना क्लोज फ्रेंड कहा था, करीबी दोस्त, और दोनों देशों ने ये निर्णय किया था कि बायलैटरल ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाने का उनका लक्ष्य है। अब 6 महीने में पूरा जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बदल गई है, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो भी बहुत खतरे में पड़ गई है। तो जैसा मैंने कहा, ये ट्रम्प साहब के कुछ इसमें पर्सनल इंटरेस्ट आ गए हैं, जिनकी वजह से वो इस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं भारत के प्रति। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट प्रभु दयाल साहब, जरा आपने 2 बातें जो कहीं उस पर जरा थॉमस मैथ्यू साहब से मैं रिएक्शन ले लूँ, चूँकि वो भी इन चीज़ों पर बड़ा पैनी नज़र रखते हैं। एक, आपने कहा कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान में पर्सनल इंटरेस्ट क्या आपने बताया, और दूसरा कि इस तरह की बातें करना एक ट्रेड रिलेशन ही नहीं, एक बायलैटरल रिलेशन को भी डैमेज करने वाली बातें होती हैं। थॉमस साहब। लक्ष्मण, थैंक यू। लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं प्रभु साहब के साथ I will not completely agree with him. See, the personal issue of cryptocurrency is a very minuscule part in international relations. I agree that Trump normally moves when his personal interests are involved. Now, we have to look at it from a larger picture. It is not only India that has been affected. Please understand. His closest ally, the Anglo-Saxon UK, has also been subject to severe tariffs. Please understand that. And they negotiated and brought it down to 10%. After UK had conceded a lot of relaxation on its own tariffs, which he imposed on corned beef, number one. Number two, on ethanol. Still, there are questions with regard to aluminium. There are questions with regard to steel. Okay. Now, look at NATO bloc. Trump says that every NATO leader will listen to only him. And he ensured that they will bring their defense budget to 5% of the GDP by 2035, which has never, ever happened. EU, the largest trading bloc in the world, also negotiated with Trump and brought the tariff to 15%. We may say what we want. Please understand, for India, US is far more important than, it is that
India is important to the US. Please understand this. India's trade with the US is only about 2.4% of US trade, while India's exports to the US alone is about 19% or 20% of India's total exports. It's about $87 billion. So it's like saying, उनके पास बंदूक है, हमारे पास स्टिक है कि हम मारे उनको. हो ही नहीं सकता. It cannot happen. So we have to very subtly fall in line and negotiate. There is no other way. थॉमस साहब, There is थॉमस साहब absolutely ये no other way. हाँ, थॉमस साहब, प्रभु दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं. लक्ष्मण जी, थॉमस साहब शायद मेरी बात समझे नहीं. मैं जो पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा था, वो ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान के साथ जो उनके रिश्ते बदले हैं वो उनके वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह. मेरा ये मतलब नहीं था कि भारत के साथ जो रिश्ते उनके खराब हुए हैं वो पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी की वजह से नहीं, लेकिन मैंने ये कहा था कि उनके पर्सनल जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमेशा वो सर्वप्रिय रहते हैं. अब भारत के साथ उनको उनकी ईगो हर्ट हुई है. देखिए, उन्होंने ये बार बार कहा, कितनी बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो उन्होंने कराई और उन्होंने क्रेडिट लिया. वो तो वर्ल्ड को कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा पीस मेकर हूं, वो नोबेल प्राइज चाहते हैं पीस का. तो उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई जब भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई इनका कोई रोल नहीं रहा है, अमेरिका का कोई मीडिएशन नहीं था. वो तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने एक तरह से ये जो पर्सनल इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट की बात जो आप हर्ट होने की जो खुंदक है वो निकाल ली. हाँ, ये जो पर्सनल इंटरेस्ट की बात आप कर रहे हैं, ब्राजील भी इसी कैटेगरी में आएगा? क्या चीज? ब्राजील भी इसी कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल. ब्राजील में जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जे बोल्सोनारो, उनको इस रिजीम ने प्रोसिक्यूट किया, लूला साहब के रिजीम ने प्रोसिक्यूट किया. तो ट्रम्प के वो बड़े जो ट्रम्प साहब तो पुराने करीबी थे, के खिलाफ भी वो खुंदक निकाल रहे हैं. देखिए, सिर्फ दादागिरी है कि मैं सबसे बड़ा हूं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे. नरेश कौशिक साहब, अजय साया सर, मैं आपके पास आऊंगा. एक मिनट, नरेश कौशिक जी को बीच में ले आता हूं, क्योंकि ये डिबेट बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच रहा है. नरेश कौशिक जी, दो व्यूज निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन सारे डेवलपमेंट को? देखिए, ये ट्रंप का जो मूव है, ट्रंप की जो नीति है, वो बिल्कुल पर्सनल है. ये अमेरिका के हित में नहीं है. अमेरिका के ही लोग इस बारे में बोलने लगे हैं. एक तो जो प्रभु दयाल जी ने कहा कि ये उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि ये इनका ईगो वाला मामला है, और ये ईगो का सिर्फ ये सिंदूर वाला मामला नहीं है. आपको याद होगा जब ट्रंप अपना इलेक्शन जीते थे नवंबर में, तो ट्रंप को अपना दोस्त कहने वाले दुनिया में उनके दोस्त मारे लागो में, जो फ्लोरिडा में जो उनका मकान है, वहां जाकर उनको मिले थे, उनको सलाम ठोका था. मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया. तो एक नाराजगी तो उनकी तब से थी. दूसरी, ये सिंदूर वाले मामले में हमने स्वीकार नहीं किया कि भाई आपने मध्यस्थता कराई, बल्कि आपको याद होगा कि भारत में तो मोदी जी ने उनको फोन करके ये कहा कि नहीं, आप ये कहना बंद कीजिए. और एक विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा इस पर बयान भी जारी किया था कि हमने अब ये ट्रंप जी को कह दिया कि ये आपने नहीं कराया, या हमने खुद ही पाकिस्तान से बात करके रुकवाया है. तीसरी बात जो है, उनको आपको याद होगा कि जब G7 की जब बैठक हुई थी, तो उसमें ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया था. उसी समय जब उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाया था, तब वो नहीं गए थे, मोदी जी नहीं गए थे. तो ट्रंप जो है बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली लेते हैं. और ये जो टैरिफ है, खासकर जो ये जो बाद का जो 25% लगाया है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है सिवाय इसके ईगो के. क्योंकि आपने ये तो दुनिया को बताने के लिए आपने कहा है कि ट्रंप इसलिए कह रहे हैं ये कि वहाँ चीन कि जैसा ही करीब करीब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और उससे यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन की लड़ाई जारी हो रही है. आप रूस के साथ तो बातचीत कर रहे हैं, अगले हफ्ते उनसे मिलने वाले हैं. आप रूस की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, चीन की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं कि आपकी चीन जो है 47% तेल खरीद चुका है अभी मई तक इस साल, भारत से ज्यादा. और भारत की
आज सिर्फ जो है 37% खरीदा है, यानी 10% के करीब कम है। इसके बाद आप चीन पर नहीं लगा रहे, तो आप दूसरी बात जो साहनी जी ने ये कही, वो कहते हैं कि ये ट्रंप के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं। मुझे तो लगता है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं, वो अमेरिका के पर्सनल इंटरेस्ट को भी हार्म कर रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं। और मैं बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह है कि ट्रंप अपने इस निर्णय से काफी अलोकप्रिय अपने ही लोगों में हो जाएंगे, मागो में, क्योंकि सबसे ज्यादा वो लोग दुश्मन चीन को मानते हैं। आपने चीन पर तो कोई टैक्स नहीं लगाया, आप भारत पर लगा रहे हैं। भारत को तो अमेरिकी कभी दुश्मन के तौर पर देखते नहीं हैं, तो आपने उस पर लगाया। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ये कहकर सत्ता में आए थे, चुनाव लड़ा था कि वो कीमतें अपनी चीजों की कम करेंगे। कोई कीमतें कम नहीं हुई और कीमतें बढ़ रही हैं। और इसके अलावा अभी आपने ये देखा, पिछले 100 साल के बाद ये पहली बार ऐसा है कि अमेरिका में जो आयात टैक्स है वो करीब 20%, यानी ताजा फिगर है 18.3% इंपोर्ट टैक्स अमेरिकी लोग देंगे। आपको मैं याद दिला दूं, स्मोट होली एक्ट 1930 में जो प्रेसिडेंट हुवर ने लागू किया था, उसमें 20% टैरिफ हुआ था। यानी करीब 100 साल पीछे जा रहे हैं। और वो जो एक्ट था वो हुवर का, उसके बाद में अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत खासा नुकसान हुआ था। तो ये तो अभी एक बड़ा इशू है, ये एक बड़ा इशू है नरेश कौशिक साहब जो आपने कहा। एक मिनट जरा अजय सहाय साहब से बात इसमें कमेंट ले लूं। अजय सहाय साहब जो बता रहे थे अभी नरेश कौशिक जी कि इतने सारे टैक्स लगने के बाद इंपोर्ट टैरिफ 100 साल बाद इतनी इस लेवल पे जा रहा है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रही हैं, लोगों में असंतोष है। लेकिन इस टैरिफ के लगने के बाद हमारे एक्सपोर्टर क्या भेजने की हालत में रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि हम लोग एक मोटा फॉर्मूला मान के चलते हैं कि 50% टैरिफ लगने का मतलब होता है कि ट्रेड का बंद हो जाना। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर आप देखिए जो टोटल टैरिफ लगा है इंडिया के एक्सपोर्ट का, रफली 55% उससे इम्पैक्ट हो रहा है। 45% सेक्शन 232 में है या एनेक्स 2 में है, या उस पर 50% ड्यूटी है, जैसे स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर, उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट बैलेंस जो 55% टैरिफ है, इसमें इंडिया का कंपटीशन उन कंट्रीज से है जिनसे टैरिफ 15 to 20% की रेंज में है। तो नेट जो इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स पे आएगा वो रफली 30 से 35% का आएगा। और ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है जिसको ना तो इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर सकती है, ना हम इस सिचुएशन में कि हम गवर्नमेंट से अगर हेल्प की बात करें तो उतना बजट कोई मिल सकता है जिसको कि हम इसको एब्जॉर्ब कर सके। अब हमें देखना होगा जो हमारा 49 बिलियन डॉलर ट्रेड इम्पैक्ट हो रहा है उसमें कितना हम बचा सकते हैं, दैट्स द ओनली इशू। बट एट द सेम टाइम जब उन्होंने ये 25% टैरिफ लगाने के बाद 21 डेज का टाइम दिया है, उसको हमें कंस्ट्रक्टिवली यूज करना चाहिए। वहां की टीम यहाँ इंडिया आ रही सेकेंड हाफ में, हमने ये क्लियर कर ही दिया है कि हम एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे। बहुत जरूरी था, बट शायद हमें ये भी देखना चाहिए कि हम उनको क्या और ऑफर कर सकते हैं। जो एक विंडो मिली हुई है उस विंडो को हम अगर पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं तो अभी भी ऐसा नहीं होता। हमने देखा चीन पे 145% ड्यूटी से वो 30% ड्यूटी पे आ गए। ऑफकोर्स चीन की लेवरेज अलग थी, बट हमारे लिए भी अभी एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसको कर सकते हैं। हमें बिल्कुल नेगोशिएशन में क्लियर कर देना चाहिए कि एग्रीकल्चर और डेयरी एजेंडा ही नहीं है हमारे नेगोशिएशन का, बट शायद उसके लिeu में हमें कुछ देखना चाहिए, हम कुछ और ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि निगोशिएशन में गिव एंड टेक की बात आएगी। और हम अगर कुछ ऑफर कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये चांस है। 21 डेज का जो उन्होंने पीरियड दिया है, एक उनका निगोशिएटिंग इंस्टांस भी है। देखिए जब आप ड्यूटी बहुत बढ़ाते हैं तो आप कह सकते हैं कि देखिए हमने आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, आपके ऊपर मैंने 50% ड्यूटी 15% ला दी या 10 ला दी। पहले वो कहते 25 से 10 या 15 लाई थी, तो वो इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये निगोशिएटिंग इंस्टांस भी उनका हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने 21 डेज का टाइम पीरियड भी दिया है जिससे कि कुछ निगोशिएशन आगे बढ़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट्स की टाइम है। इसमें अजय सहाय साहब हम ऑफर क्या कर सकते हैं, कहां पे हम इतने स्ट्रांग पॉइंट पे? देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत कुछ ऑफर हो सकता है। आफ्टर ऑल जो इशू आ रहा है इमिनेट किया है ट्रेड डेफिसिट से, और वो डिफरेंट एंगल में चला गया है। अगर आप देखिए जो उनका
रशिया के साथ है, वो एक बिजनेस डिसीजन था। एक टाइम पे रशिया से इंपोर्ट पे जो इंडस्ट्री से इसको $25 से $30 पर बैरल गेन हो रहा था, आज की डेट में वो $1.5 से $2 हो गया है, और ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट जो है यूएस की तरफ चला गया। यूएस से हमारा एनर्जी इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, रशिया की तरफ कम हो रहा है। हमें और देखना चाहिए कि क्या हम डिफेंस में कुछ उनको ऑफर कर सकते हैं, डिफेंस के हमारे कुछ बिजनेसेस हो सकते हैं, क्या एविएशन सेक्टर में हम एयरक्राफ्ट और कर सकते हैं। शॉर्ट पॉइंट हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें बहुत क्लियर करना चाहिए कि एग्रीकल्चर और डेयरी निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं है। उसके लिए में क्या हम ला सकते हैं, वो आई थिंक उस पे अगर हम लोग अपना पूरा सब लोग अगर जोर लगाएं तो शायद कुछ वो हो सकता है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिवली यूज करना चाहिए। रिटेलिएशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टांस दिखाने का हमारे पास हमेशा मौका रहेगा। ये रिटेलिएशन का मौका हमेशा रहेगा, लेकिन इसको पॉजिटिवली यूज़ करना। थॉमस मैथ्यू साहब, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ क्या है आपके पास? एक तो डिफेंस की बात अजय सहाय साहब ने की, डिफेंस सेक्टर पे आप भी बड़ा पैनी नज़र रखते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें तो थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लें यूएस के साथ? हालांकि वैसे ही हम लोगों ने रशिया के साथ डाइवर्सिफाई करके यूएस के साथ खरीदना शुरू ही कर लिया है। और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है ताकि हम लोग इसको और नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड वॉर को ना ले जाएँ? जी लक्ष्मण जी, I more or less agree with what Ajay sir had said. Okay, we need to understand this is a golden opportunity we should not let go. But do we have an occasion to, or will we have an occasion to retaliate? My answer is no, because we don't have anything much to retaliate. As I said in the beginning, your trade with the US is only 2.4% of the total US. So what is the leverage you have? There is virtually no leverage that you have. But at the same time, like Ajay Saab said, we need to negotiate. What are the areas we need to negotiate? Keep the farm sector away. That's a no-no, because 700 million Indians are dependent on the dairy sector and agriculture. Dairy, agriculture, no. Then what else? Now, defense is something very close to my heart, but I'll tell you one thing. It will be perilous to increase your dependence on the US in defense, because you cannot fight a war with American weapons unless Americans want you to fight. The recent example is in the case of Thailand, and there are hundreds of instances, even during the Argentina-UK war. There's a Falklands War. The Americans just refused to supply space to Argentina. Argentina could not use the weapons. So I don't think that's an area we need to look at, because that's मतलब very आपका important. कहना है कि अगर हम यूएस के साथ डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इक्विपमेंट तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल यूएस के पास रहेगा, उसके परमिशन के बिना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिर ऐसे सामान रख के फिर हमें फ़ायदा क्या होगा? वीना सिकरी मैम, आपको क्या लगता है कि हम लोगों के पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई स्कोप नहीं है, हमें इसके साथ जीना होगा, या फिर हमें इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए? या फिर कई लोग चर्चा कर रहे हैं वैसे, लेकिन पता नहीं कितना व्यवहारिक है, कि जिस तरीके से चीन ने आंख दिखाई, चीन ने भी ड्यूटी लगाई, फिर चीन आमने सामने हुआ, फिर वापस दोनों टेबल पे बैठे, कुछ वैसा हम लोग करने की हालत में है कि नहीं है? देखिए, डिफेंस सेक्टर का तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये डिपेंडेंसी बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। हमने तो आज के अखबारों में देखा कि इवन परचेज ऑफ मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, उस पर कुछ रोक लगा दी गई है, और इसलिए ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है डिफेंस सेक्टर परचेजेस के लिए। अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इन टॉक्स को ज़्यादा विस्तार करें, अभी हम ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट ट्रेड इन सर्विसेज? व्हाट अबाउट दिस होल एस्पेक्ट? फिनटेक सर्विसेज जो हैं बहुत सारे हैं। दूसरी बात है डिजिटल टैक्स के बारे में। ये जो गूगल है, मेटा है, जो भारत से इतना कमाते हैं, $85 बिलियन अ ईयर एंड मोर, और बिना टैक्स दिए वो इसे ले जाते हैं। और अगर हम इस पे कह दें हम टैक्स लगाएंगे इस पे, क्योंकि हम इट्स विद इन आवर राइट्स, वी कैन पुट अ टैक्स ऑन इट। पहले डिजिटल टैक्स की बात चली थी और उस पर रोक लगा गई थी कि नहीं, चलो अच्छे रिश्ते हो रहे हैं तो ये डिजिटल टैक्स नहीं लगेंगे। अब ये बात दोबारा चल गई है कि डिजिटल टैक्स लगना है। इन्वेस्टमेंट्स की बात हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हम बढ़ा सकते हैं, हमारे कंपनीज काफ़ी इन्वेस्टेड हैं यूएसए में, उसके हम बढ़ा सकते हैं।
हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ जाते हैं बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस से उनका मतलब इकोनॉमिक गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंस। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, हमें थोड़े विस्तार में बात करनी चाहिए। और अभी 21 दिन में तो है ही हैं कुछ चीज़ें हम जिन पे हम बातें कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने काफ़ी जो है परचेजेस के बारे में काफ़ी ढील दे दी है। जैसे मैंने कहा शेल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ेंगे इंपोर्ट्स। ये जो है बीटी कॉटन आएगा, जो हम पहले हम बहुत इस पे रोक लगा रहे थे। और दूसरी बात जो है ये सोयाबीन ऑयल, इसका भी हम बहुत बढ़ावे से अब खरीदेंगे। तो काफ़ी चीज़ें पे हमने और बिना टैरिफ के खरीदेंगे। तो ये जो हमने अग्रीमेंट अभी मान चुके हैं उसका अगर हम वैल्यू लगाएं, उसका हम वैल्यू कंप्यूट करें कि कितना हमने ये जो अग्रीमेंट पे शेल ऑयल, सोयाबीन ऑयल और बीटी कॉटन पे है, इसका वैल्यू कितना है। और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनके टैरिफ इस वैल्यू से कम, इतने परसेंटेज कम हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग की बात भी हो सकती है। लेकिन आई डू थिंक ट्रेड एंड सर्विसेज मस्ट बी देयर एंड आल्सो इन्वेस्टमेंट्स। और इस अगर हम ब्रॉड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, हालांकि इसमें हमें बहुत हाँ, हालांकि इसमें मेरा एक कंसर्न ये है कि अगर हम डिजिटल टैक्स की तरफ जाते हैं और सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करते हैं तो अभी तक ट्रंप साहब का रडार तो सिर्फ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट पर घुमा हुआ है। हम सर्विस एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट का करीब हमें लगता है कि 45% सर्विस एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो चलो वहाँ भी कुछ वो डंडा चलाना शुरू कर दे तो उल्टा ना पड़ जाए हमें दांव। उल्टा तो कभी भी पड़ सकता है, उनके जहन में भी होगा उल्टा पड़े या नहीं। बट आई थिंक टू शो द ब्रॉड पिक्चर, ये एक तरफा नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट है यूएसए का इंडिया के साथ, अगर हम सर्विसेज भी ले तो ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल नहीं है। सो यू नो आई मीन ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स आर गोइंग। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो एक कहता है कि जब ट्रेड डेफिसिट का आप कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ आप गुड्स एक्सपोर्ट को क्यों, इंपोर्ट को क्यों देख रहे हैं। आप हमसे रॉयल्टी ले जाती है आपकी कंपनियां, हमारे यहाँ से आपकी कंपनियां हमारे से कमाई करके ले जाती हैं, टैक्स नहीं लेते हैं, तो उन सबको इसमें क्यों नहीं जोड़ते हैं। एम्बेसडर दयाल, देखिए मैं ट्रेड पे इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूं जैसे अजय साय साहब हैं या टॉमस साहब हैं या वीना जी हैं, लेकिन देखिए मैंने कई एक्सपर्ट से बात की है। सबका ये कहना है कि जिस तरह से भी भारत ये कोशिश करे कि ये एस्केलेट ना हो, मामला एस्केलेट ऑलरेडी बहुत हो गया है, लेकिन और आगे एस्केलेट करने से रोके। और कुछ सुझाव दिए लोगों ने, वो मैं आप तक रखना चाहूंगा। अमेरिका चाहता है कुछ चीजों का एक्सपोर्ट खास तौर पे करना। एक ऑयल, दूसरा सोयाबीन जिसका जिक्र वीना जी ने कहा, तीसरा कॉर्न और चौथा नट्स एंड फ्रूट्स। अब आप ये देखिए कि ये सब लगभग वही आइटम्स हैं जो हम काफी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। कॉर्न और सोयाबीन की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। हमारा प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिक, वो हमारी जरूरतों का सिर्फ आधा है। ऑयल भी हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। ये जरूर है कि हमको रूस से सस्ता तेल मिलता है, लेकिन और भी देशों से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। नट्स की जहां तक बात है, हम वॉलनट्स, आमंड्स, पिस्ताशियो ये सब इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा एप्पल्स भी हम कई देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब वो आइटम्स हैं जो अमेरिका एक्सपोर्ट करना चाहता है और हम वैसे ही इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हम चाहे जो कहें कि ट्रेड इज ऑफ द टेबल, लेकिन अमेरिकन साइड तो ये कह रही है कि आपको इन बातों पे हमसे कुछ न कुछ अग्रीमेंट करना ही होगा। वो ये नहीं कहते हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि एग्रीकल्चर इज ऑफ द टेबल। हम कहते हैं एग्रीकल्चर इज नॉट ऑन द टेबल। नहीं तो प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया है कि एग्रीकल्चर पे हम जो आइटम वो हमको बेचना चाहते हैं और हम खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन पे किसी तरह से बातचीत हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए, तो हमारे यहाँ एक TRQ का सिस्टम है, टैरिफ कोटा रिस्ट्रिक्शन, कोई रेशियो टैरिफ कोटा। तो इनको किसी ना किसी तरह का, अगर ये तो टॉमस साहब और अजय जी बड़े एक्सपर्ट्स हैं इसमें, कि अगर किसी तरह से जैसे कॉर्न का अमेरिका को हम एक कोटा दे दें और
ठीक है, पता नहीं वो अमेरिका के साथ समस्या क्या है कि जो मैं समझ पाया हूँ कि अमेरिका ये कोटा सिस्टम कर दो, इस आइटम पे इतना कर दो, आइटम छोटा हो तो टैक्स कम रहेगा, आइटम छोटी सी लंबाई बढ़ जाए तो टैक्स ज़्यादा हो, इस तरह का माइक्रो लेवल का ट्रेड डील करना ही नहीं चाहता है। उसका तो है कि मोटा मोटी बताओ इस सेक्टर पर कितना लोगे, इस सेक्टर पर कितना दोगे। तो जिस मूड में है उस मूड में अब इस तरह की बातें करना पता नहीं कितना उन लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। थॉमस मैथ्यू साहब, इन शॉर्ट कि क्या हम लोग किसी भी तरीके से कोई जवाबी कार्रवाई या फिर कह लें कि सर्विसेज वगैरह को, डिजिटल टैक्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करके इशारा दें कि आप टाइट करो तो हम भी यहाँ टाइट कर देंगे, कि नहीं इस स्थिति में भारत कतई नहीं है? We have to compromise. We have to sit and talk. See, हमारे पास options कम है, लक्ष्मण जी. We cannot act tough. Like Ajay Saab said, we need to not miss this golden opportunity. बैठे बात करो because it'll affect us more. I still believe that there is an option to sit down and talk. There is no other way for India. Indian exporters tariff absorb nahi kar sakte. It is not possible for them to absorb even more than 15 to 20%. And government cannot subsidize. Nobody will give them the dole in order to absorb this tariff. So you'll have to sit down, calm down, don't be like a bravado. Like Shakespeare said, discretion is a better part of valor. What do we do when you have a president like Trump? There is nothing. He's like, Trump is like a tsunami. He will hit any shore, anytime. He hit the NATO, changed. Hit EU, got a lot of things from EU. Hit Japan, strategic partner, got a lot. Hit UK, got a lot. And why will India be exempted by him? There is no way. So we need to be smart. We need to play along, like you say, waltz with it and try to get the best we can. And confrontation, although I would like to confront, like India should confront, but that's not going to bring help to our economy. We have to be very clear there. नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि यूएस आज की तारीख में क्यों हम पे टैरिफ लगा रहा है। एक थॉट ये है कि अब तक तो आप अपने सामान हमारे यहाँ भेजते रहे, हम ड्यूटी नहीं लगाते थे और हमारे सामान पे अब लगाते थे। अब समय आ गया कि हम भी लगाएंगे आपके सामान पे। तो हम भी तो कह सकते हैं ठीक है जी, आपके गूगल कमा के जा रहा था, हम टैक्स नहीं लगाते थे, आपके डिजिटल कंपनियाँ कमाई थी, हम टैक्स नहीं लगाते थे, तो हम भी टैक्स लगाएंगे, हमारी ही बारी, ठीक है आप भी लगाइए रेसिप्रोकल, हम भी रेसिप्रोकल लगाएंगे। अजय साहा साहब, ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा। ये समय नहीं है उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। सर्विसेज की बात हो रही है, हमारा 43-44 बिलियन डॉलर सर्विसेज एक्सपोर्ट भी यूएस है, हम वहां भी वल्नरेबल हैं। देखिए एक चीज को इसको ध्यान में रखना चाहिए, यूएस इज लीस्ट कंसर्न, उसको डॉलर प्रिंट करना है, वो डॉलर प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। उसके डॉलर प्रिंट होने से चाइना, जापान, जिनका वहां पे उन्होंने ट्रेजरी रखा, उनको प्रॉब्लम है। हमारी सिचुएशन डिफरेंट है और जितने ऑप्शन की बात हो रही है, जितनी ब्रिकमैनशिप की बात हो रही है, उसके लिए हमारा पूरा समय हमारे पास है। मेरा सिर्फ शॉर्ट पॉइंट है, ये जो लिमिटेड टाइम है उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए। अगर उसमें कुछ नहीं होता, जो भी ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं वो सब किए जा सकते हैं, बट उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखा है। बिकॉज एक सेक्शन आपका अगर एक्सपोर्ट का इफेक्ट हो रहा है तो उस सेक्शन से रिलेटेड इंपैक्ट हो रही है, जॉब क्रिएशन उसमें इंपैक्ट हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन हम कभी कर सकते हैं। अभी हम पॉजिटिवली इंगेज रहें, अभी जो टीम आ रही है उससे इंगेज करें, कुछ अगर रिजल्ट मिल सकता है तो वी शुड अटेम्प्ट दैट। नहीं मिलता उसके बाद तो आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाइए, आप डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट फाइल कीजिए, सब ऑप्शन आपके पास ओपन रहेंगे। लेकिन मेरा डर ये है कि ठीक है हम अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के बातचीत कर लें, कुछ किसी एक डील पे पहुंच जाएं, लेकिन पहुंच जाएं तो उस डील को ऑनर करेगा यूएस, इसकी भी गारंटी है क्या नरेश कौशिक जी? जी मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो हम 6 महीने से तो कर ही रहे थे ना बातचीत ट्रंप से, और बहुत जोर से 5-6 बार भारत की टीम वहां गई, अमेरिका की टीम भी यहां आई, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। और प्रधानमंत्री के आज के बयान से ये साबित होता है, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा है, लेकिन इससे ये संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था कि एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स पर हम
उससे समझौता करें, जिसके लिए भारत के ये सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मामला सिर्फ आत्महत्या हो गया तो जी मैं मेरा ये मानना है कि ये नेगोशिएशन से आगे का मामला है। इसमें थोड़ा सा राजनीतिक और कूटनीतिक हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। मसलन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमेरिका के बहुत सारे निवेशक लोगों का पैसा भारत में कोई 60 बिलियन के करीब पिछले कुछ महीनों में ही इन्वेस्ट हुआ है, तो वो अपना पैसा नहीं डूबने देंगे। वो अपना दबाव ट्रंप प्रशासन पर डालेंगे, और ट्रंप अगर सुनते हैं, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन लोगों की सुनते हैं। इसके अलावा जो भारत के माल से जो उनको नुकसान वहां होने जा रहा है उसका फर्क हो सकता है। इसके अलावा राजनीतिक, हम मत भूलिए कि जो बहुत सारे बैटल ग्राउंड जो स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, मिशिगन, ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इसमें भारतीय वोट काफी महत्वपूर्ण हैं, जो पिछले कुछ समय से और खासकर पिछले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ झुके हैं। और अभी जो अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें इनका वोट इंपॉर्टेंट होगा। तो हमें जो है अपना जो डायस्पोरा है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बहुत सारे जो इस प्रशासन की समस्या ये है कि भारत को जानने वाले लोग ट्रंप के प्रशासन में कम हैं, जो पिछले प्रशासन में ज्यादा थे, बल्कि जो इनका ट्रंप 1 था उसमें भी कई लोग थे जो जानते थे भारत को, इसमें जानने वाले नहीं हैं। तो भारत को मुझे लगता है इनको जो अपनी राजनीतिक और राजनयिक जो लॉबी है वो और ज्यादा करने की जरूरत है। और जहां तक देखिए ये 50% में मैं 25% को ही ज्यादा मानता हूं। ट्रंप पर कल से ये दबाव 50% तो मतलब ट्रेड को ही रोक देने के बराबर होता है। ट्रंप को कई बार लोगों ने कहा भी आप भारत को ही सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं हम चीन को भी करेंगे। और चीन को वो करेंगे नहीं, क्योंकि चीन को करेंगे, चीन के पास में लीवरेज भारत से कहीं ज्यादा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो है उनको 25% तो उनको हटाना होगा, ये हटा लेंगे। और उसके बाद में 25 से 20 के आसपास मुझे लगता है कि ये ठहर जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस पे ये 20 से नीचे 19, 18, 19 तक जाए तो लगता है एक्सपोर्टर्स भी थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री वो भी 15 से 19 के आसपास वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं सामान का। लेकिन एक्सपोर्ट से अब आगे हटेंगे, वो जाने कि अगले महीने प्रधानमंत्री जाने वाले हैं SCO समिट के लिए। अजीत डोभाल मॉस्को पहुँच गए हैं, रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। तो ये सब क्या संकेत कर रहा है? क्या एक नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात यहाँ पर संकेत दे रहा है? भारत की पोजिशनिंग क्या यहाँ पे बदल सकती है? इस पे चर्चा कर। थॉमस मैथ्यू साहब आपके पास आऊंगा कि थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि जो ट्रंप के बयान और ट्रंप के कदम के बाद 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं। चीन ने भी टैरिफ को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का विरोध किया है। रशिया ने भी बयान दिया था कि हम तेल किससे खरीदना है, ये सारा कमर्शियल डिसीजन होना चाहिए, किसी पर दबाव नहीं बना सकते। अब भारत के प्रधानमंत्री भले SCO समिट के लिए जा रहे हैं चाइना, लेकिन वहाँ पे मुलाकात, बायलैटरल मीटिंग होगी चाइना के राष्ट्रपति के साथ। रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। तो ये सब क्या संकेत दे रहा है? क्या हम लोग इसको टुकड़ों को जोड़ करके ये कह सकते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप होने की कोशिश हो रहा है यहाँ पे, कि नहीं अभी बहुत प्रीमैच्योर है? लक्ष्मण जी, इट इज़ वेरी वेरी प्रीमैच्योर। ये अलायंस इंडिया, चाइना, रशिया अलायंस, ये इम्प्रॉबेबल है, हो ही नहीं सकता। इट कैनॉट हैपन। क्यों? प्लस आपको एक चीज समझना चाहिए दैट चाइना के ऊपर भी अमेरिकन्स ने, ट्रम्प ने 30% टैरिफ लगाया। इट इज नॉट दैट दे हैव नॉट इम्पोज्ड टैरिफ, ऑल्दो चाइना इज द 3rd largest trading partner among nations, amongst countries of the US. So Trump is on a frenzy. तो ये इंडिया, चाइना एंड रशिया वो एक्सेस हो नहीं सकता, बिकॉज इंडिया का डिफरेंस विद चाइना इज सो मच, इज सो वास्ट। इट इज ओके, दैट इज ये पोस्टरिंग के लिए सही है, बट प्रैग्मेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई गिव यू एक छोटा सा पॉइंट आई वांट टू मेक। सी, इंडिया का ट्रेड विद द US का इंपॉर्टेंस क्या है? वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ऑलमोस्ट $45 बिलियन का सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है।
which is equal to almost 1.2 or 1.3% of India GDP. Now, हम हर समय ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं. ब्रिक्स, we talk about BRICS. Okay. With BRICS, India's trade, we have a trade deficit of $209 billion. So actually, America is a best destination for us. So this you have to understand, because trade surplus is very important for us. And with तो all ये हम other लोग का जो ये जो हम लोग देख रहे हैं चाइना, रशिया, इंडिया, ये पोस्चरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही व्यवहारिक है नहीं. वीना मैम, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं बिल्कुल सही कहूंगी कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और इससे भारत को हमेशा बहुत फायदा पहुंचा है. मल्टी अलाइनमेंट है जो हमारे इंटरेस्ट में है. जो आप कहें कि रशिया, इंडिया, चाइना हो ही नहीं सकता, वैसे दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कह सकते हैं ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है. आई एम नॉट इन फेवर नेसेसरली ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना, बट आई एम इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. और कहना कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू यूएसए के सामने और कोई चीज जरूरी नहीं हो सकती, और ये सबसे जरूरी चीज है, ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, उन्होंने इतने बिल्कुल संकेत दिया है, इतने जोर से कहा है और बिल्कुल सही कहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, और नेशनल इंटरेस्ट में हमारे लोग सुप्रीम है, और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अगर करना चाहते हैं, हमारी स्वदेशी डेवलपमेंट करने चाहते हैं, आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. और हमने देखा है कि हमारे जो लीडरशिप ग्लोबल साउथ की है, इतने समिट्स हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, ग्लोबल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं. और ये देश देखते हैं भारत की लीडरशिप के लिए. और हर एक जो हमने G20 की मीटिंग की थी, उसमें हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है G20 में. ये अन्य चीजों की, इसी से भारत की यूनिवर्सल पोजीशन बन रही है. हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यूनिवर्सल बेनिफिट, मैत्री वैक्सीन हमने किया है. तो ये जो है भारत की जो पोजीशन, हाँ, भारत की जो यूनिवर्सल पोजीशन बन रही है, ये तो कहीं नहीं ट्रम्प साहब को चुभ रहा है. प्रभु दयाल साहब, क्योंकि वो भी तो थॉमस जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ये नहीं सोचते थे कि हम उनके बिना जो है वो जिए और इनको बिल्कुल अलग कर दें. और वीना जी ने कहा कि हमको मल्टी अलाइनमेंट से बड़ा फायदा हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, मेरे विचार में, जैसा मैंने कहा था कि ट्रम्प साहब की ईगो हर्ट हुई है, और हमारे यहाँ कहावत है साम दाम दंड भेद. हमको किसी न किसी तरह से उनको मनाना है, क्योंकि अभी वो 3.5 साल से ऊपर वहां के राष्ट्रपति रहेंगे, और नुकसान करने की उनकी जो ये टेंडेंसी है और उनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है. अब कैसे उनको मनाएंगे? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मान ले कि उन्होंने मीडिएट किया था. वो अपने को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर पेश करते हैं. अभी उन्होंने कंबोडिया, थाईलैंड के बीच में ये पीस कराई, और थाईलैंड ने भी माना है और कंबोडिया ने भी माना है, और कई देशों ने ट्रम्प को कंग्रेचुलेट किया. प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उनको एक टेलीफोन कर दे कि भाई वाह वाह आपने बड़ा अच्छा किया, ये ट्रम्प किया, ईगो मसाज करना बहुत जरूरी है. और ये कहते देखिए कि आप तो बड़े, यू आर रियली ए बिग ग्लोबल पीस मेकर. तो ये बात जो है ये ट्रम्प को अच्छी लगेगी, और उनको वो रूठे हुए हैं, उनको आप कह रहे हैं एम्बेसडर दयाल साहब, आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तो ऐसा अगर हो तो फिर सर्वदलीय बैठक बुलाया प्रधानमंत्री मोदी, बोले कि देखो भाई हम ये बोलने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई है, लेकिन क्या करें, वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो बोल के कम से कम उनका ईगो मसाज कर दिया जाए, ताकि वो मान लें. और ये भी बोल दें कि चलो भाई आप कंबोडिया, थाईलैंड के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हो, उसमें क्या सर्वदलीय है? उनको कंग्रेचुलेट कर दो, बड़े अच्छे ग्लोबल पीस मेकर. कुछ तो इसमें चाल चलनी होगी भाई. देखिए, और ये भी बोल रहे कि भाई आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा तो मैं आपत्ति नहीं करूंगा, मिल जाएगा तो हमें खुशी होगी. तो बिल्कुल सारा मामला वहीं ठंडा पड़ जाएगा. यासिर अरफात को मिला. नरेश कौशिक जी, लाइटर मोड में कैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी, मुझे नहीं लगता कि भारत को इस तरह से करना चाहिए. उसमें तो एक तरह से मुझे लगता है कि भारत का ह्यूमिलिएशन होगा, और भारत इतनी बड़ी शक्ति है, भारत को इस तरह से ह्यूमिलिएट तो नहीं. और शायद ये, हाँ बिल्कुल, आप शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज इतना कड़ा बयान दिया है, एक कड़ा मैसेज दिया है.
क्योंकि क्या आप हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जरूर है कि भारत में बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान होगा, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के मुकाबले भारत में उसका उपभोग बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर हमारे भारत में ज्यादा है, यानी 75% हमारे अपने उपभोक्ता हैं। चीन में 50% से भी ज्यादा वो निर्यात पर हम निर्भर है, बल्कि उससे ज्यादा होते जा रहे हैं। तो हम उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नरेश कौशिक जी, मैं थोड़ा सवाल को थोड़ा सा मैं एक तरीके से और पूछूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि हम किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, तो ये इस मैसेज को डोनाल्ड ट्रंप को कैसे लेना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप को मान लेना चाहिए कि अब भारत इससे ज़्यादा नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा, इससे ज़्यादा ढील नहीं देगा, तो अब हमें अननेसेसरी का प्रेशर ना बनाया जाए भारत पे। क्या ट्रंप इसको इस तरीके से देखेगा? देखिए, यहाँ मैं ब्रिटेन में बैठा हूं और यहाँ भी काफी विरोध हुआ था जब ट्रंप ने वो लगाए थे टैरिफ। बहुत सारे लोगों ने तमाम तरह की बातें कही थी, यूरोप में भी इसी तरह की बातें कही थी, रिटेलिएट करने की बात कही थी। तो और ब्राजील और आप कनाडा देख लीजिए, सबसे ज्यादा वो अगर वार करते हैं तो अपने दोस्तों पर ही करते हैं। तो लेकिन उसके बाद में ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, ये जो तेल वाला जो मामला, इससे तो वो हट जाएंगे। हमें फिर 20 से 25 के बीच में कहीं, मुझे लगता है कि 20 के आसपास, जैसा मैंने पहले कहा, समझौता हो जाएगा। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो आपका पहला जो सवाल था उसी पर मैं आता हूं, कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति जो है उसके हिसाब से हमारे पास है अमेरिका के साथ दोस्ती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह बात सही है कि जो ट्रंप ने जो नुकसान किया है, खासकर जो विश्वास जो अमेरिका पर अब भारत में लोगों का नहीं होगा, उसकी भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन आप देखिए, नेहरू से लेकर मोदी तक कितने हमारे सभी नेताओं ने चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है, लेकिन नहीं सुधरे, क्योंकि चीन हमें अपना प्रतिद्वंदी मानता है और चीन नहीं चाहता कि भारत बहुत आगे बढ़े। अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका ने चीन को आगे बढ़ाया और अपने जैसा खड़ा कर दिया, और आज अब चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तो अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमने जैसे चीन के साथ किया था, हम भारत को भी आगे ना बढ़ने दें। तो हमारी, मुझे लगता है, जो सबसे प्राथमिकता हमारी ये है कि हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत करें, यानी जो है आत्म। अजय सहाय साहब, जी, अजय सहाय साहब, अजय सहाय साहब, हम अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे? एक ऑप्शन जो आप ही लोगों से मैंने सीखा हुआ है कि मार्केट को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, अब यूएस पे निर्भरता अपनी कम कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंशियल तो सरकार भी पे नहीं कर सकती किसी पैकेज के तहत। या फिर जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक थोड़ा सा जो है संभल के चलना होगा, शांत रहे। देखिए, मैं कहूँगा कि इंडिया की जो यूएस से रिलेशनशिप है उसमें वी हैव इन्वेस्टेड फॉर डिकेड्स। हमें सिर्फ मिस्टर ट्रंप को सामने रख के उस रिलेशनशिप पे नहीं करना चाहिए। हमें जो यूएस के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो बनी रहेगी। मिस्टर ट्रंप के कुछ बयानबाजी आते हैं, उसको हमें समहाउ मैनेज करना चाहिए। जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का सवाल, जब से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, डी रिस्किंग के लिए कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन की ओर देख रही हैं। गवर्नमेंट भी जिस तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, उससे भी डाइवर्सिफिकेशन को काफी सपोर्ट मिल रहा है। हमने देखा है कि यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है एज कंपेयर टू आवर ओवरऑल एक्सपोर्ट। यूके के साथ मार्केट खुलने की उम्मीद है 6 से 8 महीने में। यूरोप के साथ भी अर्ली हार्वेस्ट होने की बात है, उससे भी मार्केट खुलेंगे। तो मार्केट की ओर डेफिनेटली इसको तवज्जो दे रहा है। एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिस तरह का हाई टैरिफ लग रहा है, कंपनियां कंपेल्ड होंगी नई मार्केट में जाने के लिए, जो कि पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट ये कि शॉर्ट टर्म में ये ट्रांजिशन नहीं होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये ट्रांजिशन जरूर होगा, बट शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट आएगा, वो हमारे लिए वरीसम फाइंड है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो चैलेंजेस है उसको हम अगर निगोशिएशन से एड्रेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इंडिकेशन इंडस्ट्री को बहुत क्लियर है। और एक तरफ से जिस तरह का टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ, उससे एक प्रॉब्लम है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी ऑन होल्ड हो गए हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट पे इतना टैरिफ लग रहा है। जो चाइना+1 पॉलिसी है
वो भी ऑन होल्ड है इन ए वे। तो अगर हम ग्रेटर चीजों को देखें, इन्वेस्टमेंट को देखें जो ऑन होल्ड है, या ये देखें, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस तरह की चीजें करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री को बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि उनको डाइवर्सिफाई करना होगा डिरिस्क करने के लिए, और शायद ये एक प्रायोरिटी अब हो जाएगी। तो ये कई सारे ऐसे स्टेप्स है जिस पे इंडस्ट्री पहले से काम कर रही थी, सरकार इंडस्ट्री मिल के काम कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा धीमी रफ्तार में थी। अब उस रफ्तार को हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और इसको एक मौके के तौर पर देखा जाए। इस पे जवाबी कार्रवाई जैसी बात फ़िलहाल थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन संभल के कदम उठाने होंगे। और सच्चाई तो ये है कि अगले 3.5 साल तक हमें ऐसे कई सारे डिबेट करने पड़ सकते हैं जब तक ट्रम्प साहब वहाँ के प्रेसिडेंट रहते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंह से आवाज़। नमस्कार।